जिस प्रश्न की मैंने बात की थी पहले गेस क्वेश्चन की, 6 क्वेश्चन में से, वह था मौर्य काल में मूर्ति कला। मौर्य काल की विलक्षण विशेषता थी उसकी कला में एक मूर्ति कला। मौर्य काल में जो कला विकसित हुई उसमें कला के कई रूप विकसित हुए। वास्तुकला, गुफा कला और मूर्ति कला, लोक कला। तो यहाँ पे जो मैंने जिस प्रश्न की मैंने बात की थी वह मौर्य कला संपूर्ण नहीं बल्कि मौर्य कला के अंतर्गत मूर्ति कला। इस मूर्ति कला के बारे में अगर प्रश्न इस बार बनता है, आता है, जो मैंने गेस किया है, तो इसमें आप क्या उत्तर देंगे, अर्थात उत्तर की विषय वस्तु क्या होगी, यही मैं यहाँ आपको समझाऊंगा। और आपको एग्जाम में इसको लिमिटेड टाइम 20 से 22 मिनट मिलता है, उसमें आपको इलेबोरेट कर लेना है अच्छे तरीके से। और यह ध्यान रखना है कि मौर्य कला के अंतर्गत जो भी जान रहे हैं उसको मत लिख डालिए, बल्कि अगर मूर्ति कला पूछ रहा है तो सिर्फ मूर्ति कला के बारे में समझाइए। तो आइए देखते हैं क्या। मौर्य काल में मूर्ति कला 2 रूपों में विकसित हुई है, अर्थात मूर्ति कला के 2 रूप दिखते हैं, अर्थात इसकी प्रकृति के 2 रूप हम देखते हैं। पहला, मूर्ति कला इस काल में लोक कला के रूप में भी विकसित हुई है, और दूसरा शासक के संरक्षण में भी विकसित हुई है। शासक के संरक्षण का मतलब क्या है? शासकों ने कला के विकास में रुचि ली तो कला का विकास हुआ। तो पहले हम देखेंगे लोक कला के रूप में, अर्थात स्थानीय लोगों ने अपनी रुचि के मुताबिक कला को विकसित किया, जिसमें उनकी अपनी, इसीलिए इसको फोक आर्ट बोलते हैं। स्थानीय लोगों की रुचि के अनुरूप कला को एक रूप दिया गया, उसकी अपनी अलग विशेषता थी जो मौर्य काल में दिखाई देती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ शासकों ने रुचि ली और उन्होंने डेवलप किया कला को। तो आइए देखिए इसमें आपको क्या करना है। आपको बताना है कि मौर्य काल में लोक कला के रूप में स्थानीय देवी देवता की मूर्तियां बनाई गई। ये देवी देवता स्थानीय क्या थे? यक्ष एवं यक्षिणी। यह कैसे पता चलता है? तो उदाहरण में बताना होगा आपको कि पटना, बिहार में पटना, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश विदिशा, उत्तर प्रदेश में मथुरा के पास परखम, इन स्थानों से यक्ष एवं यक्षिणी की मूर्तियां पाई गई हैं जो मौर्य काल की हैं। स्पष्ट रूप से आपको एग्जाम्पल सहित उस जगह का नाम बताना होगा जहां पे ये मूर्तियां पाई गई हैं मौर्य काल की, और ये मौर्यकालीन लोक कला का प्रतिनिधित्व करती हैं स्पष्ट रूप से। अब आपको अगला और महत्वपूर्ण जो बात बताना है वो ये है कि इन उदाहरणों में जो यक्ष और यक्षिणी की मूर्तियां पाई गई हैं, चूंकि प्रश्न कला से है तो इन मूर्तियों में क्या कलात्मक विशेषताएं हैं इसको आपको समझाना होगा। प्रश्न का अर्थात आपके उत्तर का सबसे महत्वपूर्ण भाग, इसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। कहने का मतलब ये कि यक्ष और यक्षिणी की मूर्ति में जो जो विशेषताएं आपको दिखाई देती हैं, जो भी आपने पढ़ा है, जैसे मान लीजिए यक्षिणी की मूर्ति तो विशाल है, केस गुथे हुए हैं, हाथ में बाजूबंद है, बाल गुथे हुए हैं, चेहरा चेहरा गोल है और बड़ा सा हार दिखलाया गया है, शरीर मांसल है और मूर्ति बिल्कुल सजीव लगता है। मूर्तियों के अगले भाग पर विशेष ध्यान दिया गया है। इन सारी बातों को बताना, यही तो कलात्मक विशेषता है जो आपको कला वाले प्रश्न में बताना जरूरी होता है। इस बात को निश्चित रूप से आप ध्यान में रखेंगे। निश्चित रूप से यह भी आप ध्यान में रखेंगे कि मूर्तियां हैं लेकिन असाधारण महाकाय है, तो थोड़ी मतलब व्यवहारिक नहीं लगती हैं मूर्तियां, लेकिन क्या है ये कम सॉफिस्टिकेटेड है। चूंकि लोक कला है तो उतनी परिष्कृत नहीं है जितनी शासक के संरक्षण में जो कला विकसित हुई, जितनी यह परिष्कृत थी उतनी यह परिष्कृत नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी जो भी विशेषताएं हैं अपने आप में इसकी खास विशेषताएं हैं। तो महाकाय शरीर, ये सब कहने का मतलब कि यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं उनकी विशेषताओं को आपको रेखांकित कर देना है निश्चित रूप से। उसके अलावे लोक कला के अंतर्गत एक और बात बताना है, वह मृण मूर्तियां जो लोक जन जीवन से जुड़ी हुई हैं। कहाँ ये पाई गई हैं? तो जैसे बक्सर, पटना, बसार, छोटी छोटी मूर्तियां पाई गई हैं खिलौने के आकार की, नारी की मूर्ति, बालक की मूर्ति या खिलौने जैसे आकार के। ये जो मृण मूर्तियां हैं पक्की मिट्टी की, यह कहीं ना कहीं मौर्य काल के मूर्ति कला से संबद्ध है और स्थानीय है। तो आपको इसको भी बताना है, कम शब्दों में इसको भी मेंशन कर देना है।
अब आइए शासक के संरक्षण में। शासक के संरक्षण में आप सब जानते हैं, शासक के संरक्षण में अशोक स्तंभ जो कि वास्तुकला का उदाहरण है, लेकिन अशोक स्तंभ के शीर्ष पर बने जानवरों की मूर्तियां क्या है, मूर्ति कला का उदाहरण है। जैसे आप देखेंगे सारनाथ में स्तंभ पर 4 सिंह का मूर्ति बना हुआ है। बाकी कई अलग अलग जगह पे लौरिया अरेराज, लौरिया नंदनगढ़, जैसे रामपुरवा, इन सब जगह पे जो स्तंभ हैं उन सब स्तंभों पे एक, किसी पे बैल, किसी पे हाथी, किसी पे सांड, इस तरह से बना हुआ है। और अशोक स्तंभ में भी जो चौकी है चबूतरा, उसके चारों तरफ कुरेदा गया है, वो आकृति बनाई गई है। देखिए हाथी, घोड़ा, सांड और सिंह की यह जो उकेरना हुआ मूर्ति के आकार का, यह भी मूर्ति कला का उदाहरण है। साथ साथ उस समय कलाकार की प्रतिभा को देखिए कि पत्थर के औजार पर मूर्ति की आकृति उकेरना और साथ साथ स्तंभ के ऊपर भी मूर्तियां बनाना जानवरों की। तो इन जानवरों के बारे में बताना है कि ये मूर्तियां मौर्य काल की है, मूर्ति कला के उदाहरण है। साथ साथ इन जानवरों में खासकर सारनाथ में जो पाया गया है स्तंभ, उसके उस शीर्ष पर जो सिंह की तस्वीर है, मूर्ति है, उसकी खासियत बताना है। उसकी बलिष्ठ भुजाएं, नसी फूली हुई नसें, शक्ति, शौर्य, पराक्रम का प्रतीक, कहीं न कहीं मौर्य साम्राज्य की संपन्नता और उसके ओज, ऐश्वर्य को बतलाता है। इन सब कलात्मक विशेषताओं को आपको स्पष्ट रूप से बताना होगा, तब सही मायने में आप कला संबंधी प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। आगे देखिए, पटना से ही जैन तीर्थंकर की मूर्ति मिली है जो टूटी हुई हालत में है, लेकिन फिर भी आपको बताना है इनकी छाती बलिष्ठ है और शरीर कंकालमय है। यह इनकी विशेषता, यही काफ़ी है, मूर्ति की विशेषता आपने बताया। फिर अशोक काल में जो गया के पास बराबर गुफा है, गुफा कला का उदाहरण है, क्योंकि गुफा बनाई गई है वहाँ उस समय बनाई गई थी, लेकिन गुफा के द्वार पर चट्टान को काटकर हाथी की मूर्ति बनाई गई है जो स्तूप की पूजा करते हुए उसे दिखाया गया है। आपको इसको भी बताना है, यह क्या है, मूर्ति कला का उदाहरण है। इस तरह से चट्टान को काटा गया कि हाथी का आकार दिया गया जो स्तूप की पूजा कर रहा है। यही नहीं, धौली उड़ीसा में भी हाथी की टूटी हुई एक मूर्ति पाई गई है जो चट्टान को काटकर ही बनाया गया। यह मूर्ति कला का ही उदाहरण है। तो आपको शासक के संरक्षण में इन बातों को स्पष्ट रूप से बताना है और लोक कला के रूप में इन बातों को, अर्थात इनमें से किसी को नहीं छोड़ना है। इस तरह से आपका प्रश्न पूरा होगा।